गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी तक? गुड Good आफ्टरनून afternoon, मैम। ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है ना? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। हाँ, आज हम जो डिस्कस करने वाले थे वो क्या था हमारा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है उसके बारे में देखा था, जो कि हमको स्पेस में एमिट होती हुई मिलती हैं और उनकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। कितनी? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हमने ये देखा था, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। उनकी प्रॉपर्टी को देखकर ही उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो हमको उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बताई गई है कि अगर आपके पास ऐसा कोई रेडिएशन है जो कि क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो वो एक तरीके का रेडिएशन या फिर वेव होगा। मतलब कोई कहीं से कोई एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट हो रही है, तो एनर्जी का वो कंटिन्यूसली जो एमिशन हो रहा है वही एमिशन एक तरीके का रेडिएशन या क्या होता है, वेव होता है, ठीक है। जो रेडिएशंस होते हैं इनमें ये प्रॉपर्टीज होती है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरीके के फील्ड को क्या करते हैं, शो करते हैं। ये जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरह की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये परपेंडिकुलरली क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलरली क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी ये है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये बताई गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पर ये वेव्स जो है वो परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट होते रहते हैं। मतलब इसमें वेव का जो प्रोपोगेशन है, मतलब उनका फैलना या उस एरिया पर स्प्रेड होना बोल सकते हो, वो एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलरली होता है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए या जिसकी वजह से इनको प्रोपोगेट होने के लिए किसी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होने की वजह से ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, प्रोपोगेट होते रहते हैं और मतलब फैलते रहते हैं। और एक दूसरे के कैरेक्टर की वजह से अगर ये फैल रहे हैं तो इनको अदर किसी मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपोगेट होने के लिए, ठीक। इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि इन वेव्स की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो इसकी वजह से इनका जो फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं है कि सेम होगा, इनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ होती है दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनमें वेरियस टाइप्स के वेवलेंथ हो सकते हैं और फ्रीक्वेंसी हो सकती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तब जाकर कोई स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और डिफरेंट रीजन में जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उन डिफरेंट रीजन के बेसिस पे इन स्पेक्ट्रम का नेम रख दिया जाता है, ठीक है। ये सारे जो कैरेक्टर्स मैंने बताए आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे आपको गिव किए गए हैं। ये सारे कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टर इसमें बताया गया कि अगर कोई रेडिएशन स्पेस पे एमिट हो रही है तो वो एनर्जी के कंटिन्यूअस एमिशन की वजह से क्या होती है,
एमिट होती है, हमको ये बात पता चली, तब हम उसको रेडिएशन या वेव के फॉर्म पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब अगर कोई सोर्स मेरे पास ऐसा है जिसमें कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट होती जा रही है और वो एनर्जीज आपस में वाइब्रेट करती जाती हैं, तो वो एक रेडिएशन का फॉर्म होती है। ठीक, स्पेस में ये जो रेडिएशंस मिलती है, इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, और इन दोनों प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते रहते हैं। और इससे ये बात पता चली कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टर्स है, इसकी वजह से ये परपेंडिकुलरली क्या करते रहते हैं, प्रोपोगेट भी करते रहते हैं। मतलब दो चार्जेस को अगर लाओगे तो किसी तरीके का रिपल्सन शो करता है, किसी तरीके का अट्रैक्शन शो कर सकता है, तो उसी अट्रैक्शन और रिपल्सन कैरेक्टर की वजह से वो स्प्रेड हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं, या प्रोपोगेट हो सकता है। तो दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, तो किसी अदर मीडियम की हमको इसके प्रोपोगेशन के लिए जरूरत नहीं होती है। ठीक, इसके अलावा हमने ये देखा कि जो भी रेडिएशन हमको स्पेस से मिल रही है, उसका वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से तो मैच करता है, लेकिन हम इसको सेम रेडिएशन नहीं बोल सकते, क्योंकि एनर्जी डिफरेंसेस तो होगा ही ना। अगर किसी जगह से कंटिन्यूसली एनर्जी का एमिशन हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रेडिएशन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सन से जो एनर्जी हमको मिलती है या जो लाइट रे मिलती है, उसका एनर्जी का जो एफिशिएंसी है वो डिफरेंट होता है, हम सभी जानते हैं। और किसी अदर सोर्स से एनर्जी का कोई एफिशिएंसी हमको मिल रहा है, तो वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो उस बेस पे ऐसा समझा गया कि इनकी वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन इनका जो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि किसी भी रेडिएशन को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी रेडिएशन है बोलकर, तो उसको आइडेंटिफाई किसके बेस पर किया जा सकता है, उनके वेव लेंथ के बेसिस पे, उनके फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही चीज इसमें बताई गई है। और इन डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस को लेके जब कंबाइन किया जाता है, तो उनके कॉम्बिनेशंस के थ्रू जो एक नया आपको ग्राफ मिलेगा, प्लॉट मिलेगा या कर्व मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू ये स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं, ये पर्टिकुलर रीजन वाइज बनते जाते हैं, और अलग अलग रीजन में इस स्पेक्ट्रम का जो नेम होता है वो अलग अलग होता है। एज अ एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट रीजन होते हैं जहां पर हम इन रेडिएशंस को रख के देखते हैं, और उन रीजन के बेसिस पे उस स्पेक्ट्रम का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया है रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी का रीजन हो सकता है, माइक्रोवेव रीजन हो सकता है, इंफ्रारेड रीजन हो सकता है, विजिबल लाइट का रीजन हो सकता है, एक्सरे का रीजन हो सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पे ही ये रेस क्या कर पाएंगी, वहां पर एग्जिस्ट कर पाएंगी, और जिस रीजन में ये एग्जिस्ट करेंगी उसी रीजन पे उसका हमको क्या मिलता है, बहुत सारे रेडिएशंस का कॉम्बिनेशंस मिलता है, और उन्हीं रेडिएशंस के कॉम्बिनेशंस को क्या बोल दिया जाता है, स्पेक्ट्रम बोल दिया जाता है। ऐसा आफ्टर एक्सपेरिमेंट बताया गया। ठीक है, तो इस वजह से ये देखा गया कि जो लाइट है एक तरीके का रेडिएशंस है, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो भी एक एनर्जी का टाइप है या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये स्पेस से ऑलवेज क्या होती रहती है, ट्रांसमिट होती रहती है। और दोनों की वेलोसिटी हमने देखा क्या है, कांस्टेंट है। और लगभग कैसे कांस्टेंट है पता चला, बिकॉज जो रेडिएशंस हमारे स्पेस से एमिट हो रहे हैं, उनकी वेलोसिटी और जो हमारा सन से आने वाला जो रे का वेलोसिटी था, दोनों का वेलोसिटी क्या था, इक्वल था। तो इससे ये समझा गया कि जब उनकी स्टडी की गई तो देखा गया कि ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है और ये भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, और दोनों की वेलोसिटी मतलब जो स्पीड है वो बिल्कुल इक्वल है, और वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और बाद में ये सोचा गया कि अगर सेम है, एनर्जी का एक फॉर्म ही है और इनकी वेलोसिटी भी सेम ही है, लेकिन इनके कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे वो कैसे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते थे, लेकिन सन से जो रे आ रही है वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ हमको क्या प्रोवाइड करती है, लाइट प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके का चार्ज प्रोवाइड तो नहीं करती थी। ठीक है,
तो इसके बेसिस पे ये सोचा गया कि कुछ ना कुछ इन रेडिएशंस में डिफरेंसेस होता होगा, और उन डिफरेंसेस के लिए क्या निकाला गया, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हीं कैरेक्टर के बेसिस पे सारे रेडिएशंस को हम क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म पे स्टडी कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ये कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये कैरेक्टर होते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड। जितने भी रेडिएशंस के बारे में आप स्टडी करोगे, जैसे एक्सरे की बात करो, इंफ्रारेड रेस, आईआर रेस, विजिबल रेस, जो भी रेस आप पढ़ते हो, एक्स रेस आप पढ़ते हो, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, मतलब सारे रेस हैं, एक तरीके का रेडिएशन ही है सारा का सारा। बट डिफरेंस क्या है कि इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, और उन कैरेक्टर के बेसिस पे इनमें डिफरेंसेस आ जाता है, और उन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आईआर है, ये इंफ्रारेड है, ये विजिबल है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ऐसे हम उसको क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो वो कैरेक्टर्स कौन से होते हैं पूछा जाएगा, तो वो कैरेक्टर्स आपका वेवलेंथ हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एम्पलीट्यूड हो सकता है, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और जो हमारी वेलोसिटी है, एम्पलीट्यूड है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको आपकी बुक पे ये जो स्ट्रक्चर है ये गिव किया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पर जो क्यू एक डायरेक्शन बताया गया है। मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस से ये क्यू पॉइंट आपका निकला हुआ है, जिसमें क्यू आपका क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को, मतलब अगर कोई वेव आ रही है तो वो वेव कितनी प्रोपोगेट करेगी, मतलब कितनी फैल रही है, उसको बताने के लिए ये क्यू पॉइंट हमको बताया गया है। तो इस वजह से इसको बोला गया है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके फैलने का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन पे है, ठीक है। यहाँ पर ई हमको क्या बता रहा है, ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है इधर, ये बता रहा है, और यहाँ पर जो एम है वो हमको क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इस रेडिएशन में देखो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वहां पर ये जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो मोर हो रहा है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वहां पर प्रोपोगेशन कैसा है, काफी लेस है। मतलब कोई ना कोई रीजन होता होगा, उस रीजन की वजह से हमको इस टाइप का चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेते हुए ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो रेडिएशंस होते हैं उन रेडिएशंस में कोई ना कोई कैरेक्टर होता होगा, और उसी के बेसिस पे जो भी रेडिएशंस हैं उनकी फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज हैं वो बताई गई, और उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें आती गई, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे होते हैं। 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो देखिए अब अलग अलग जो फील्ड लगाते थे उसमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिला। उस चेंजेस के बेसिस पे ऐसा समझा गया कि रेडिएशन में कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है, इसी वजह से इस टाइप की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एक अलग टाइप का रेडिएशन मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अलग टाइप का रेडिएशन मिलता है। देखो यहाँ पर जो ये, रुकिए, ये जो रेडिएशन आपको दिख रही होगी, नीचे से गई है, सॉरी, हाँ, यहाँ से जो रेडिएशन गई है देख रहे हैं आप, ये एक रेडिएशन यहाँ पे गई हुई आपको दिख रही होगी, ये रेडिएशन है हमारी एक, और ये रेडिएशन हमारी किसकी बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे जो रेडिएशन हमको मिला है, मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। मतलब जो रेडिएशन मैंने यहाँ पे पास किया है उसमें कौन सा कैरेक्टर था, मैग्नेटिक कैरेक्टर था, ठीक है। इसके बाद मैंने
और रेडिएशन लिया और जिसको मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडिएशन को पास किया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडिएशन पास करती हूँ तो उस टाइम पर इस टाइप का चेंजेस दिखाई देता है। मतलब ये जो रे है जो ट्रैवल कर रही है उसमें एक डिफरेंस देखने को मिला और उसी डिफरेंसेस के बेसिस पे जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैरेक्टर आता गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टर बताया गया है वेवलेंथ का। वेवलेंथ, तो देखिए वेवलेंथ क्या होता है, हमारे पास क्रेस्ट और क्या होता है, ट्रॉट होता है। क्रेस्ट और जो ट्रॉट है, आपने इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में ना साउंड चैप्टर है, साउंड चैप्टर में ना वाइब्रेशन आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसमें साउंड के वाइब्रेशन के बारे में बताया जाता है, अल्ट्रासोनिक इफेक्ट कुछ होता है उसके बेस पर। तो उसमें आपको क्रेस्ट और ट्रॉट दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो बताइए कि जो ट्रॉट और क्रेस्ट है वो होता क्या है इन अ रेडिएशन। हाँ मैम, जो इनर रेडिएशन जो वेव बनती है उसमें जो अपर पार्ट होता है वो क्रेस्ट होता है और जो नीचे में जो वेव बनती है उसको ट्रॉट बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। देखिए ये जो रेडिएशन बनी है, एक रेडिएशन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये एक रेडिएशन मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक की बात कर रही हूँ, मतलब एक नोड ये मेरा कंप्लीट हुआ। इस नोड का देखो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये टॉप जो पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है कौन सा पोर्शन, क्रेस्ट वाला पोर्शन बोला जाता है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है जो हमारा बॉटम पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉट पोर्शन बोला जाता है। ट्रॉट हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो क्रेस्ट और ट्रॉट इसमें क्या बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रॉट, दो सक्सेसिव ट्रॉट और क्रेस्ट के बीच में जो हमको क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास ट्रॉट और क्रेस्ट बना हुआ है, दो सक्सेसिव होने चाहिए, ये एक मेरा कंप्लीट हुआ, ये मेरा दूसरा कंप्लीट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक क्रेस्ट ये हो गया, ये दूसरा क्रेस्ट और ये ट्रॉट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको किसको बता रहा होगा, जो हमारा वेवलेंथ है उसके बारे में बता रहा होगा, क्रेस्ट और ट्रॉट के बीच का डिस्टेंस। मतलब जब कोई आप क्या करते हो, कोई रेडिएशन या वेव आप पास करते हो तो टू सक्सेसिव क्रेस्ट यहाँ पे बोला गया है। तो टू सक्सेसिव क्रेस्ट आपका क्या कौन सा है, ये वाला है। जैसे ये रेडिएशन है तो ये मेरा एक वेव हो गया, ये दूसरी वेव हो गई, और ये सक्सेसिव है, कंटिन्यूसली इसका जाना, मतलब इस फॉर्म में जो जा रही है दैट इज कॉल्ड अ सक्सेसिव। ठीक है, तो टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉट के बीच में, तो ये मेरा ट्रॉट है और ये एक मेरा ट्रॉट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो आप, या फिर इन दोनों क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस मान लो आप उसको क्या बोलोगे, वेवलेंथ बोलोगे। ठीक है, मतलब जब कोई वेव पास होती है तो उसमें दो क्रेस्ट के बीच में टोटल इतना जो पार्ट बना है और इतना जो पार्ट बना है, सेंटर पे कोई मैंने सेपरेशन बॉन्ड या उसका प्रोपोगेशन का डायरेक्शन शो नहीं किया है। ठीक है, और उसके बेसिस पे जो हमारा क्रेस्ट और ट्रॉट का जो डिस्टेंस हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। मतलब उस वेव का लेंथ कितना है, अभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, वेव लेंथ बोल रहे हैं। मतलब एक वेव, ये एक वेव हो गया, ये दूसरी वेव हो गई, तो ये एक क्रेस्ट हो गया, ये दूसरा क्रेस्ट हो गया, ये एक ट्रॉट हो गया, ये दूसरा ट्रॉट हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बना, ये कैसे पता चलेगा। अब ये डिस्टेंस देखो, रेडिएशन अगर डिफरेंट होगा तो हो सकता है किसी में इतना बन जाए, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है, कोई रेडिएशन अगर छोटी होगी तो डिस्टेंस कम बनेगा, कोई रेडिएशन अगर बड़ी होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा बनेगा। इसके बेस पे हम किस में डिफरेंस पता करते हैं, वेव लेंथ में डिफरेंस पता करते हैं कि जो वेव आ रही है वो कितने लेंथ की है।
ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमको मिलता है क्रेस्ट के बीच में और जो हमारा क्या है ट्रॉट है उसके बीच में जो डिस्टेंस हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। अब देखो इन दोनों को लेंथ के बेसिस पे कैसे ले रहे हैं उसको समझिए। अगर सपोज ये आपका वेव है, ठीक है। अब अगर इन दोनों का डिस्टेंस नहीं होता तो इसकी लेंथ में डिफरेंस आ जाता ना। इन दोनों का अगर डिस्टेंस नहीं होता तो ये यहाँ से यहाँ तक गई, फिर मैं इसको नीचे लेती, फिर मैं इसको ऊपर लेती, फिर ये नीचे आ जाता। मतलब कितना लेंथ उसका जा रहा है ये कैसे पता चल रहा है, जब इन दोनों के डिस्टेंस को मैं मेजर करूंगी तब मुझे उसका क्या पता चल जाएगा कि उस वेव का लेंथ कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक ग्रीक वर्ड जिसको क्या बोला जाता है, लैम्डा बोला जाता है। आप इसको उल्टा जो वाई होता है उस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एक ग्रीक टर्म है जिसको वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। जनरली इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है या फिर हम नॉर्मली इस फॉर्म पे लिख देते हैं, जो उल्टा वाई होता है उस फॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो लैम्डा एक तरीके का वेव लेंथ होता है जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पे इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर पे मेजर कर सकते हैं। और ग्राउंड लेवल पर जाना हो तो एंगस्ट्रॉम पे मेजर किया जा सकता है और नैनोमीटर पे मेजर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब दो जो हमारी पास वेव है उन दोनों क्रेस्ट और ट्रॉट के बीच का डिस्टेंस जिसकी यूनिट हमारे पास मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है या फिर एंगस्ट्रॉम हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, नैनोमीटर हो सकती है। ठीक है, ये सारी यूनिट का जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया है ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेव लेंथ अगर बोला जाता है तो आप कोई सेंटेंस उसके लिए यूज नहीं करेंगे या कोई वर्ड आपके उसके लिए यूज नहीं करोगे। उसका जो साइन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि ये वेव लेंथ का साइन होता है। ठीक है, वेव लेंथ की यूनिट क्या होती है आपसे पूछा जाएगा तो मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है और ज्यादा ग्राउंड लेवल पर चले तो एंगस्ट्रॉम हो सकती है और नैनोमीटर हो सकती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो वैल्यू यहाँ पे बताई गई है, देखो एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जो एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होती है। अगर इसी वैल्यू को हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो वो कितनी होती है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। और इसी को अगर नैनोमीटर में लेते हैं तो कितनी हो जाएगी, 10 नैनोमीटर हो जाएगी। तो ये जो वैल्यूज है ना ये आपको पता होनी चाहिए। जब कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो उसमें ये चीज आपको हेल्प करती है, अदरवाइज थ्योरी में हम इसका कोई यूज नहीं करते। थ्योरी के लिए आपको वेवलेंथ का जो डिफाइन है कि वो टू क्रेस्ट जो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉट होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को बताता है और उसका रिप्रेजेंटेशन। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए एंड देयर यूनिट इज अ मीटर और सेंटीमीटर, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन जब आप आगे के क्लासेस में जाएंगे या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये यूनिट्स आपको काम आ सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए कि आपने उन चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए द नंबर ऑफ वेव्स विच पास अक्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जो वेव है वो कितने मतलब एरिया को क्या कर रहा है या कितने डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस को क्या करता है 1 सेकेंड में कवर करता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। मतलब मान लो कि कोई पॉइंट आपने डिस्कस किया हुआ है और वो पॉइंट आपका एक डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये हमने इसका जो क्यू पॉइंट है ये रेस के किसको बता रहा है, प्रोपगेशन को बता रहा है। तो इतने डिस्टेंस तक 1 मिनट में वो कवर करता है, 1 मिनट में इतने डिस्टेंस को कवर करता है। तो ये टोटल कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो मेरी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे वो कितने डिस्टेंस को क्या कर पाता है, कवर कर पाता है। उसी को बताया गया है कि नंबर ऑफ वेव्स विच पास अक्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में।
ठीक है, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव से एक फिक्स्ड पॉइंट को क्या कर पाते हैं, पास कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे किया जाता है, तो इसको डिनोट किया जाता है न्यू से। ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा है इसको बोला जाता है न्यू। ठीक है, न्यू बोला जाता है। एंड इसका जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड अ सीपीएस। सीपीएस किसको बोला जाता है, साइकिल पर सेकेंड। हम इसको क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड पे या एक यूनिट सेकेंड पे कितने हमको वेव्स मिले हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, और इसके अलावा इसको और किस में रिप्रेजेंट किया जाता है पूछा जाएगा, तो हर्ट्ज में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका साइन क्या होता है, एच जेड होता है। ठीक, 1 साइकिल पर सेकेंड इक्वल होता है किसके, 1 हर्ट्ज के इक्वल होता है। और 1 जो किलो हर्ट्ज होता है वो लगभग 10⁻³ हर्ट्ज के क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को याद रखेंगे आप। फ्रीक्वेंसी एक यूनिट टाइम पे जितना वेव हमारा क्या करता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, उसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यू का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, मैंने आपको बताया, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ न्यू। ठीक है, लैम्डा का रिप्रेजेंटेशन इसको बोला जाता है लैम्डा। ठीक है, और जो हमारी लैम्डा है उसकी यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉन्ग या नैनोमीटर होती है। और फ्रीक्वेंसी को की जो यूनिट है वो सीपीएस पे हो सकती है या फिर किस में हो सकती है, हर्ट्ज में हो सकती है। तो आपको हर्ट्ज में ये वैल्यू पता होनी चाहिए, कभी कभी किलो हर्ट्ज में वैल्यू दे देता है। तो 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल कितना हो जाएगा, 10⁻³ हर्ट्ज हो जाता है। और अगर मेगा हर्ट्ज में पूछा जाता है तो 1 मेगा हर्ट्ज का जो वैल्यू होता है वो 10⁻6 हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि 1 साइकिल पर सेकेंड 1 हर्ट्ज के इक्वल होता है, और जो हमारा 1 किलो हर्ट्ज आता है उसकी वैल्यू 10⁻³ हर्ट्ज मतलब 1000 है। जैसे आप मैथ्स में निकालते हो सेम एज वैसे वैल्यूज यहाँ पे बताई गई है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होती है। तो हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि स्पीड है, कि कितनी जल्दी वो क्या कर रहा है, किसी पाथ को ट्रैवल कर ले रहा है। हम ये बोले मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने टाइम पे वो ट्रैवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम ये बोल सकते हैं। तो इसमें भी एक यूनिट टाइम क्या किया गया है, एज अ रेफरेंस लिया गया है। हम बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड पे जो हमारा वेव लेंथ है या वेव है सॉरी, वो कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, जितने डिस्टेंस को वो ट्रैवल करेगा वो हमारी क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। मतलब इस टाइप में जो जितने भी डिस्टेंस को इन 1 सेकेंड वो क्या कर ले, ट्रैवल कर ले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब उसकी स्पीड कितनी है उस पॉइंट तक पहुंचने की। ठीक है, देखो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमको क्या बता रहा है कि इतने डिस्टेंस को ही ये रे क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। और यहाँ पर वेलोसिटी हमको ये बता रही है कि वेलोसिटी में वो क्या कर रहा है कि एक 1 सेकेंड के अंदर वो कितनी स्पीड से इस पॉइंट तक पहुंच रहा है, उस बात को हमको कौन बता रहा है, वेलोसिटी बता रही है। ठीक है, और वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप सभी जानते हैं इस बात को। और जो रेडिएशंस होते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसका जो वेलोसिटी होता है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसी की वैल्यू एक्यूरेटली अगर देखी जाए तो 2.997925 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, लेकिन इसको अप्रोक्स में कितना लिया जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हमारी एयर है और वैक्यूम है, मतलब एक जगह पे मीडियम है और एक जगह पे क्या है, मीडियम नहीं है मतलब वैक्यूम है, तो उन दोनों ही पॉइंट्स पर क्या होता है, ये इक्वल होता है। और वो कितना होता है पूछा जाएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में कोई डिफरेंस जनरेट नहीं करती, उसका स्पीड इतना ही होता है, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, और एक्यूरेट आपसे पूछा जाएगा तो 2.997925 आप ये बता सकते हो × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर
अप्रोक्स में पूछा जाता है तो अप्रोक्स में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं जो कि स्पेस में एमिट होते रहते हैं, इनका भी जो स्पीड होता है वो लाइट की वेलोसिटी के, या जो वेलोसिटी होता है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और एक पर्टिकुलर टाइम पर जितना डिस्टेंस वेव ट्रैवल कर लेता है वो उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो आज हमने कुछ पॉइंट्स देखे जिसमें हमने वेव लेंथ के बारे में जाना, जिसमें हम किसी वेव के क्रेस्ट और ट्रॉट का डिस्टेंस पता करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेव लेंथ हो जाता है। फ्रीक्वेंसी हमारी ये हो जाती है कि वो कितना डिस्टेंस डिस्टेंस ना बोला जाए, फ्रीक्वेंसी एक तरीके की कि कितना फ्रीक्वेंट है वो, हम ये बोल सकते हैं। और वेलोसिटी में हम ये पता करते हैं कि कितने डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो लाइट रे है वो ट्रैवल कर पा रहा है, मतलब कितनी जल्दी वो वहां पे पहुंच पा रहा है। जितना जल्दी वो पहुंचेगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाता है, वेलोसिटी या स्पीड हो जाता है। कल की क्लास में हम एम्पलीट्यूड और जो वेव नंबर्स होते हैं और साथ में पीरियड ऑफ वेव्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर हम आगे पहुंचेंगे कि स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं। आज हमने सिर्फ स्पेक्ट्रम के बारे में इतना जाना कि जब बहुत सारे रेडिएशंस मिलते हैं या कंबाइन करते हैं तो उससे क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। अभी तक हमको ये बात पता नहीं चली थी, लेकिन आज आपको पता चल गई कि स्पेक्ट्रम बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह से। और ये रेडिएशंस आपस में कंबाइन होते हैं तब बनता है हमारा क्या, स्पेक्ट्रम। अब रेडिएशंस कंबाइन कैसे होता है, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी को, उनके वेवलेंथ को हमको डिक्रीज करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, उनकी वेलोसिटी को मैच करना पड़ता है, कोई डिफरेंसेस करने पड़ते हैं तब जाके स्पेक्ट्रम बनता है या नहीं, ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी। और डिफरेंट रीजन में कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफरेंट होते हैं ये भी आपको पता करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।